चलो स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, आज हम करते हैं अमेंडमेंट्स सैलरी की। देखो सैलरी की एक अमेंडमेंट तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, याद है कौन सी थी वो? अरे अग्निवीर वाली, कि जो एम्प्लॉयर डालेगा पैसा फंड में वो पहले सैलरी में ऐड होगा। ये देखो सबसे पहला आ गया, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड ऑफ एन इंडिविजुअल, जो 80 सीसीएच वाला है। देखो इसके दो इस पॉइंट के दो इंप्लीकेशन हो गए। जितना बॉस हर साल डाल रहा है फंड के अंदर वो आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो रहा है, और उतना ही नीचे मिल जाएगा उस एम्प्लॉय को डिडक्शन 80 सीसीएच 2 के अंदर। और 80 सीसीएच 2 ऐसा डिडक्शन है, ओल्ड स्कीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों मिलता है आपको। याद है पॉइंट आपको ये वाला? ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको क्लास में बताया था, पहले जल्दी रिवाइज कराता हूं होता क्या है ये। मेडिकल फैसिलिटी याद है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करवा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें 3 ऑप्शन थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्राइवेट क्लिनिक वगैरह में टैक्सेबल होता था। और इंडिया के बाहर अगर भेजता है ट्रीटमेंट कराने तो वो और उसके साथ एक अटेंडेंट जाएगा, दोनों का आना जाना, वहां पे रहना और ट्रीटमेंट तीनों फ्री थे। इसकी 2 कंडीशन थी, आरबीआई की लिमिट्स के अकॉर्डिंग करना और इसकी जीटीआई 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट्स थे इसके। अब यहां पे अब्रॉड को छोड़ दो, जो इंडिया का ट्रीटमेंट था, जो बोला गया था कहां पे कराओ तो एग्जाम्प्ट हो जाए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल, अप्रूव्ड, 3 थे ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या था? टैक्सेबल था। पर जब कोविड की वेव आई थी 2021 में, सेकेंड वेव, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या प्राइवेट ही नहीं मिल रहे थे लोगों को। उस समय तो यह था कि कहीं भी बेड मिल जाए बस एक बार। आप सबने फेस किया हुआ है ये। देखो आज से 3-4 साल के बाद, या कह लो 10 साल बाद अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, तब समझ नहीं आएगा लोगों, तब तो हट भी जाएगा थोड़े, क्या पॉइंट छोड़ो। यहां पे खाली बोला गया है, अगर उस टाइम पे जब कोविड बहुत फैला हुआ था, उस टाइम पे अगर आपके बॉस ने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवा दिया ना, उसे भी टैक्सेबल नहीं करा हम लोगों ने, क्योंकि साफ पता लग रहा था उस टाइम क्यों क्या होगा, क्योंकि नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट आपको यार। बस कंडीशन क्या आती है इसकी कि आपके पास होनी चाहिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, उसके बाद जिस भी इंसान का ट्रीटमेंट हुआ है वो ट्रीटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर, यानी पहले कोविड पॉजिटिव हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कोविड उसको हुआ ही नहीं, कुछ और इलाज कराने चला गया प्राइवेट के अंदर, वो नहीं, कोविड पॉजिटिव होके ही इलाज कराने गया वो। ठीक है, आ जाओ। और आपके पास होना चाहिए एक सर्टिफिकेट कि क्या क्या खर्चे हुए हैं। ये 3 कंडीशन प्रूव कर दोगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एग्जेम्पशन मिल जाता। क्या क्या है? कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कोविड पॉजिटिव होने के 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए आपका ट्रीटमेंट, और जितना खर्चा हुआ उसका एक सर्टिफिकेट। ये है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉयर ने कराया ट्रीटमेंट तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मुश्किल है क्वेश्चन आना इस बार ये, क्योंकि 2021 की बात है ये, हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, पर आरटीपी में था तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट ये। ठीक है, लास्ट टाइम कर लो, नेक्स्ट ईयर से नहीं पूछेंगे इस किसी को। ये चल सकता हूं आगे, पॉइंट क्लियर है? ये आ सकता है एमसीक्यू बनके केस स्टडी फॉर्म में। अच्छा, अगला रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन कौन से थे? ग्रेचुइटी, पेंशन, लिव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस। लिव इन कैशमेंट याद है, लीव्स ड्यूरिंग द ईयर फुली टैक्सेबल, डेथ के बाद एग्जेम्प्ट, रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, प्राइवेट में लिमिट्स थी। क्या एक्चुअल 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी पहले 3 लाख थी, 3 लाख, और लास्ट क्या था? लीव क्रेडिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जो भी था वो एवरेज सैलरी वाला। अब यहां पॉइंट क्या था, यहां पे जो 3 लाख की लिमिट थी ना, उसको एनहांस करके कर दिया है 25 लाख। बस यही अमेंडमेंट है और कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। 25 लाख सीधा ही बुक में जाके चेंज कर लो, आपके बुक ऑलरेडी चेंज होगा मेरे ख्याल से। हाँ, पर इसके आगे स्टार कर लो बुक में, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 3 से 25 हो गई ये लिमिट है। हाँ मैंने ठीक कर दी होगी, पर आपको अलग से बता रहा हूं मैं। 25 कर दिया आपने। हाँ देखो, इस क्वेश्चन को पूछने के 3 वेज, अगर इस अमेंडमेंट को पूछना है ना, तरीके क्या होंगे देखो। एक तरीका सिंपल होगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन व्हिच कैन बी गिवन फॉर लिव इन कैशमेंट 25 लाख,
कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, एक पूरा क्वेश्चन जैसे हमने क्लास में कर रहे थे ना, वैसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बस 3 लाख की जगह लिमिट हो जाएगी वहां पे 25 लाख, और कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन यहां बन सकता है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में, आपको ये पता है चाहे ग्रेच्युटी हो चाहे लिव इन कैशमेंट हो, जो ये लिमिट्स होती है ना, ये पूरे लाइफ टाइम में आपको मिल सकती है। एग्जम्पशन ऐसी होती है, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय एक जगह से जॉब छोड़ के गया, उसको लीव मिली, उसने लिव इन कैशमेंट की एग्जेम्पशन क्लेम करी, और वो एग्जेम्पशन मान लो 2 लाख रुपए क्लेम करके गया, यानी मान लो उसको 3 लाख का मिला था लिव इन कैशमेंट, 2 लाख को उसने एग्जेम्पशन क्लेम कर दिया था, 1 लाख का उसने टैक्स पे कर दिया था, तो कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है? 2 लाख। फिर आने वाले सालों में कहीं और जॉब करता, फिर लिव इन कैशमेंट मिलता, फिर उसके एग्जेम्पशन निकालते, तो यहां लिमिट हम लोग 1 लाख यूज करते। याद है पॉइंट आपको ये? इसका पता है गेम क्या था? इसका गेम ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले जब कहीं जॉब कर रहा था वो पूरा 3 लाख रुपए एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका था, तो अगर अमेंडमेंट ना आती तो आगे जाके उसको मिलती ही नहीं एग्जेम्पशन। पर अब क्योंकि लिमिट बढ़ा दी गई है, अब उससे एग्जेम्पशन देंगे, पर लिमिट क्या यूज करेंगे? 25 लाख नहीं, 22 लाख, क्योंकि 3 यूज कर चुका है वो। ये बात ध्यान रखना बस के अंदर आप, ठीक है? ये आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 ऑप्शन है, एमसीक्यू, प्रॉपर, ये ऐसा केस बन गया। समझ आ गया आपको ये? ठीक है। अब मैं बताता हूं अमेंडमेंट। ये पीएफ वाली है। पीएफ अगर आपको याद कराना चाहूं थोड़ा बहुत, पीएफ सुनो, एक काम करते हैं लिख के बताता हूं, जल्दी से हो जाएगा भाई आपका। देखो, पीएफ 4 तरह के होते हैं, याद है? एसपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। देखो, पीपीएफ का सैलरी से कोई लेना देना होता नहीं है, तो साइड रखते हैं उसको। पहले बात करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला, एसपीएफ में जितना भी डालो क्या हो जाता है? सीधा सीधा एग्जेम्प्ट। आरपीएफ भी नहीं होता बेटा, आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी तक मिलता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी वह एचआरए वाली है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर। यूआरपीएफ का सारा पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं फंड के बारे में। पीपीएफ में एम्प्लॉयर होगा ही नहीं। अच्छा, जो पैसा एम्प्लॉई डालता है वो तो उसका अपना पैसा है, वो ना टैक्सेबल होता है ना एग्जेम्प्ट होता है, उसको तो डिडक्शन मिल सकता है। एसपीएफ डालेगा, डिडक्शन मिल जाएगा 80C। आरपीएफ में डालेगा, सेम डिडक्शन 80C। यूआरपीएफ में कुछ नहीं मिलेगा, पर पीपीएफ में मिल जाएगा डिडक्शन 80C। याद है इतना आपको? अच्छा, जो इंटरेस्ट मिलता है ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एसपीएफ का तो एग्जेम्प्ट, आरपीएफ का 9.5% तक एग्जेम्प्ट, यूआरपीएफ का फिर पूरा छोड़ दो, पीपीएफ का छोड़ दो, क्योंकि पीपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है अदर सोर्सेज का होता है, वैसे भी एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरा। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के लमसम अमाउंट पे। रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है एसपीएफ पे, पहली बात तो रिटायरमेंट पे क्या क्या मिलता होगा? एम्प्लॉयर का पैसा, उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का पैसा, उसका इंटरेस्ट। एसपीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारे का सारा एग्जेम्प्ट। आरपीएफ में क्योंकि हर साल में टैक्स कर चुका हूं ऑलरेडी, अब जो मिलेगा सारा हो जाएगा एग्जेम्प्ट। याद आ रहा है? यूआरपीएफ में आज तक टैक्स नहीं हुआ था। अब देखते हैं यूआरपीएफ में क्या क्या मिलता है हमको रिटायरमेंट के टाइम पे। हमें मिलता है एम्प्लॉयर का सारा पैसा आज तक का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा सारा पैसा आज तक का एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के पैसे का इंटरेस्ट और मेरे पैसे का इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का पैसा पूरे का पूरा टैक्सेबल, एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट पूरे का पूरा टैक्सेबल। मेरा पैसा तो वैसे भी टैक्स था नहीं, ना इनकम ना एग्जेम्पशन था, काट दो। मेरे पैसे का इंटरेस्ट कहां जाएगा? अदर सोर्सेस। हाँ ठीक है, ये आपको याद है चीज है? इसमें 2 अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, वैसे कवर ये। सबसे पहले हुई थी अमेंडमेंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेके। एक लिमिट तो सिंपल थी कि एम्प्लॉयर डाल सकता है आपकी सैलरी का 12%, उसके ऊपर डालेगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अभी देखा हम लोगों ने। सेकंड था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, सैफ।
इन तीनों को मिला के अगर ये क्रॉस कर गया 7.5 लाख रुपए से, तो जितना क्रॉस करता है द क्रॉस्ड अमाउंट विल बी अगेन टैक्सेबल। ये अमेंडमेंट याद रखना, अगेन टैक्सेबल। समझ आया पॉइंट ये? यानी सबसे पहले तो क्या देखो, आरपीएफ में पैसा डाला कितना है। अगर वो 12% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर वो 7.5 लाख को क्रॉस कर गया तो दिक्कत है। ये पॉइंट समझ आया आपको? या एक क्वेश्चन करा दो उसका, एक कराता हूं। लिख लिया? चलो क्वेश्चन के ऊपर देख जान। ठीक है, क्वेश्चन देखो। हमें इनकम निकालनी है मिस्टर आर्यमन की। अगर ये इसकी डिटेल्स हैं, बेसिक सैलरी कितनी है 6 लाख पर मंथ, साल की हो गई 72 लाख। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस 15% ऑफ बेसिक, कितना हो गया 10,80,000। अच्छा आंसर में ना ये, हाँ तो ठीक है मेरा, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, आपके बुक में अगर यहाँ पे इसको ठीक करना, ये एनपीएस होगा, ये एनपीएस होगा, ठीक है। देखो 72 आ गया, 1080 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनपीएस तो पूरा टैक्सेबल होता है पहले, बाद में आपको मिल जाती है उसकी डिडक्शन 80 सीसीडी के अंदर। पर अगर हम यहां देखें तो हमने लिखा भी आरपीएफ, एनपीएस और एसएएफ तीनों में एम्प्लॉयर मिला के 7.5 लाख से अगर ऊपर डालेगा तो जितना क्रॉस करेगा वो अगेन टैक्सेबल होगा। हाँ, हम ऑलरेडी 10,80,000 पे सैलरी में जोड़ चुके हैं, पर क्योंकि 7.5 से ऊपर गया, कितना ऊपर गया 3,30,000, वो दोबारा सैलरी में जुड़ेगा। डबल टैक्स कर दिया आपके ऊपर, यहां पे वो दोबारा ऐड कर दिया। तीनों मिला के ग्रॉस सैलरी आया, स्टैंडर्ड मिला, और जो प्रोफेशनल टैक्स दे रखा था वो माइनस किया, आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई। समझ आया? यानी आरपीएफ, एनपीएस, सुपर एनुएशन मिला के एम्प्लॉय का पैसा नहीं, एम्प्लॉयर का पैसा अगर 7.5 के ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर गया वो दोबारा टैक्सेबल होगा। समझ आया पॉइंट आपको? ये पक्का ना? मैं आपको कराता हूं एक इंप्लीकेशन, एक और देखो जो बन सकता है केस स्टडी के अंदर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹7 lakhs एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ठीक है, कितना डाला इस एम्प्लॉयर ने? 7 लाख, विच इज 11% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। पहली बात तो आरपीएफ में वो डाल सकता था 12% सैलरी तक, कितना डाला उसने? 11%। नहीं क्रॉस करी लिमिट उसने कोई। अब देखते हैं डाला कितना है, 7 लाख। क्या 7.5 लाख क्रॉस किया? नहीं, तो सैलरी में कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? ये हो जाएगा फुली एग्जेम्प्ट। किसी को डाउट इसके अंदर? पक्का डाउट? किसी को डाउट नहीं यहाँ पे? जिक्स, तान्या, ठीक है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं बना के दिखाऊं, एम्प्लॉयर contribution to RPF was 9 lakhs being 11% of salary। पहले बताओ क्या 12% क्रॉस हुआ? नहीं, यानी अमेंडमेंट ना आती तो कुछ टैक्सेबल नहीं होता। पर क्या 7.5 लाख क्रॉस हुआ? हाँ, कितने से? 1.5 लाख से। तो सैलरी में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 1.5 लाख, 1 लाख हो जाएगा सैलरी में टैक्स। 9 होगा नहीं ना बेटा? 9 नहीं होगा क्योंकि 12 क्रॉस नहीं हुआ था, इसलिए हमें दोनों लिमिट्स देखनी है। 12% क्रॉस होता तो उस पर जाता मैं, वो तो क्रॉस ही नहीं हुआ, सिर्फ 1.5 लाख ऐड होगा। पॉइंट समझ आ रहा है अच्छे से? ये राहुल समझ आ रहा आपको? मिस्टर तन्वी, एक और देख लो इसके ऊपर। थर्ड केस क्या बन सकता है इसमें? ये केस लिख लेना फिर अभी आप। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज इक्वल टू, मान लेते हैं
12 लाख। और ऐसे लिखता हूं तो यहां पे मैं 12% ऑफ सैलरी मान लो होता है यहां पे 9 लाख। अब बताओ क्या करते हैं आंसर। सबसे पहले मैं लिखता एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख, माइनस एग्जेम्प्ट कर देते अप टू 12%, 12% तक कितना है 9 लाख, यानी ऑलरेडी जा चुका बाहर 3 लाख। पर अब एक्स्ट्रा कितना डाला 7.5 से ऊपर 4.5 लाख, यानी कि 12 लाख माइनस 7.5 लाख, 4.5 भी जुड़ेगा, यानी टोटल हो गया 7.5 लाख। क्या हुआ? हाँ समझ आ गया पॉइंट आपको ये? यानी सबसे पहले आपको देखना है क्या 12% क्रॉस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है वो डालो पहले, फिर देखो अमाउंट के टर्म्स में क्या अमाउंट 7.5 क्रॉस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वो भी डालो। यहाँ पे ये 3 केस बन सकते हैं, यहाँ पे तीनों केस नोट कर लो बेटा एक बार। देखो मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे, फर्स्ट केस में क्या लिखा मैंने, ना 12% सैलरी क्रॉस हुआ, ना 7.5 की लिमिट क्रॉस हुई, पहला केस ये हो गया। सेकंड केस में क्या था, 12% ऑफ सैलरी क्रॉस नहीं हुआ, बट 7.5 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई। लिख लिया। थर्ड केस में 12% ऑफ सैलरी एंड 7.5 लाख की लिमिट, दोनों क्रॉस हुए। ठीक है, अच्छा 7.5 की लिमिट सिर्फ आरपीएफ के लिए है, ये एसएएफ भी इसमें है, एनपीएस भी इसमें है, तीनों है, ध्यान रखना। एक फेवरेट एमसीक्यू बनता है सीए वालों का कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड वाज 3 लाख रुपए, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट 7.5 के ऊपर जाएगा तो टैक्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर सुपर एनुएशन फंड में 8 लाख रुपए डाले कितना टैक्सेबल होगा? 50,000 रुपए। अगर एम्प्लॉयर ने सुपर एनुएशन फंड में 8 लाख रुपए डाले तो कितना टैक्सेबल होगा? सिर्फ 50,000 रुपए। आंसर है 8.5 लाख रुपए। 8 लाख तो पूरे पहले हो जाएंगे, जितना डालता है टैक्सेबल होता है पूरा, फिर एक्स्ट्रा 7.5 से कितना ऊपर गया? 50,000। अरे सेम क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे कितना डाला था एनपीएस में इसने? 1080। हमने पूरा टैक्स किया था, फिर दोबारा टैक्स किया हमने 330, यानी जितना डाल रहा है उससे ज्यादा टैक्सेबल बन रहा है। बेटा नहीं है, आरपीएफ में है लिमिट, एनपीएस में बेनिफिशियल में नहीं है। दोबारा सुन लो, अगर सुपर एनुएशन फंड में बॉस ने 10 लाख रुपए डाले, पहले 10 लाख की सैलरी में ऐड हो गया, फिर 7.5 से कितना बढ़ गया? 2.5 लाख, फिर टैक्सेबल होगा, यानी डाला 10, सैलरी में जुड़ेगा 12.5 लाख। ये अमेंडमेंट है डबल टैक्स की, समझो। समझ आ रहा है? तभी क्वेश्चन कराया आपको मैंने ये। या बॉस ने डाले कितने थे? 10,80,000, पर सैलरी में जुड़ कितना गया? पहले 1080, फिर दोबारा 330। ये बात ध्यान रखना एग्जाम में। नहीं समझ आई भी? ये आ गई। सर बताना, अगर सुपर एनुएशन में डाले 11 लाख रुपए तो कितना टैक्सेबल करोगे? पहले पूरा 11, फिर बचा हुआ कितना? 3.5 लाख दोबारा।
ये बात ध्यान रखना एग्जाम में, पक्का। जो पहले 11 लिखोगे वो तो लिख दोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएफ। फिर जो 4.5 लाख ऐड करने वाले हो उसका नाम क्या होगा, परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) का 7। ये लिख के जरूर याद करना पड़ेगा सेक्शन आपको, ये क्योंकि अमेंडमेंट है। याद कर लो 17(2) का 7, ऐसा कर लो 17(2) का 7। क्या सेक्शन क्या है, 17(2) का 7। हिंदी बोलोगे याद रहेगा आपको, 17(2) का 7 क्या बोलता है, 7.5 से ऊपर जाएगा वो दोबारा टैक्स होगा। पक्का क्लियर है। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉयर ने 15 लाख रुपए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ में डाले, कितना आएगा यहां पे, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसपीएफ में फर्क नहीं पड़ता, अमेंडमेंट एसपीएफ पे है ही नहीं। याद करो, सरकारी एम्प्लॉय गवर्नमेंट का दामाद होता है, एग्जेम्प्ट। एसपीएफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है। यूआरपीएफ में डाले होते तो भी एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट को फंड के बारे में पता ही नहीं है कुछ। हाँ, यानी ये अमेंडमेंट सिर्फ किसको हिट कर रही है, आरपीएफ को। पीपीएफ में तो लगेगी नहीं, एम्प्लॉयर ही नहीं होता वहां। तो समझ आ रहा है आपको, ये अमेंडमेंट सिर्फ लग रही है आरपीएफ, एनपीएस, सुपर एनुएशन फंड, दैट्स इट। और आरपीएफ में ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, उसकी अपनी लिमिट भी होती है 12% की, इसीलिए पहले चेक करोगे 12% की लिमिट, फिर चेक करोगे 7.5 लाख की लिमिट। समझ आ गया अच्छे से पॉइंट आपको। ये बेटा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, एग्जाम बता रहा हूं मैं आपको इस बार। पक्का क्लियर रहतेगा जी सबको ना, पक्का रोहित जी, ठीक है। ये अमेंडमेंट तो हो गई। अगर मैं यहां पे आऊं दोबारा, कि जो पैसा डलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की अमेंडमेंट हमने कर ली। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आता है, इसकी अमेंडमेंट लास्ट 2 बार से मैं करा रहा था, पर ना आरटीपी में है ना एग्जाम में है, तो मैंने छोड़ दिया। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, मन करे कभी करने का। मेरा यूट्यूब लेक्चर पढ़ा है रिवीजन का, उसमें क्वेश्चन करा रखा है मैंने, तो कर लेना, पर एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे। बहुत लंबा सा फॉर्मूला है और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बिगिनर सी है, आपको क्या करना करके वो, पर मन करे, लगे यार क्या पता एग्जाम में आ जाए, 2 क्वेश्चन ही तो है, मेरे यूट्यूब पे जाओ, सैलरी का रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है, जो लास्ट लेक्चर होगा अपलोडेड, उसमें क्वेश्चन कराया है मैंने, समझा के वो कर लेना। मन करे तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, पर लगता है कि मेरी किस्मत ज्यादा खराब है, पूछो तो कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है? कुछ भी नहीं होता, उसका अपना पैसा है, वो इग्नोर करते हैं इसको। हाँ, 80 मिल जाता है। एम्प्लॉई के पैसे का इंटरेस्ट किस हेड में जाता है, अदर सोर्सेज में। उस पे अमेंडमेंट क्या हुई है, गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब पैसे इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं एम्प्लॉई, तो सिर्फ पीएफ में क्यों डाल रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद ले, कंपनी के शेयर खरीद ले, कोई स्टार्टअप के यूनिट खरीद ले, सारा पैसा पीपीएफ में क्यों डाल रहा है तू। लोगों के मन में पीपीएफ में सुन के क्या आता है, रिस्क फ्री। भाई हमारे पापा लोग पैसे कहां डालते हैं नॉर्मली, बैंक में या पीएफ के अंदर, रिस्क फ्री होता है। ये तो हमारी जनरेशन है जो पैसे डाल रही है म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में। अगर अपने यहाँ दादा से बोलो, दादा पैसे आ गए एक्स्ट्रा, बैंक में डालू कि शेयर खरीद लूं, वो क्या बोलेंगे, बैंक में डाल दे। तो गवर्नमेंट एक तरह से डीमोटिवेट करना चाहती है कि मत डालो पैसे पीएफ में, कहीं और सेव करो जाके पैसे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है ना आरपीएफ में, इट कैन नॉट बी मोर देन 2.5 लाख इन अ ईयर। 2.5 लाख से ज्यादा करोगे ना भाई साहब, हम मना नहीं कर रहे, पर आप पे टैक्स लगा देंगे। देखो, मान लो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करे 3 लाख रुपए टू आरपीएफ इन द प्रीवियस ईयर 23-24। कितने डाले, 3 लाख। कितनी लिमिट थी इसके पास लगाने की, 2.5 लाख। अब बनाओगे इसके आप 2 अकाउंट्स, एक अकाउंट। एक है आपका टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, एक है आपका नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, ठीक है। 3 लाख रुपए डाले, कितने तक कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, 2.5 लाख तक। यहां पे आ गया 2.5 लाख, 2.5 अगर यहां पे आ गया, कितना बच गया बैलेंस, 50, वो आ गया यहां पे, लिख दिया। अब इंटरेस्ट तो आपको 3 लाख के ऊपर ही मिलेगा। मान लो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है एग्जांपल के लिए, 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। 2.5 लाख का कितना होगा 10%, 25,000। इसका इंटरेस्ट यहां लिखना, और इसका इंटरेस्ट 5,000 का यहां लिखना। क्लोजिंग बैलेंस ये कितना हो चुका है, 2,75,000
ये हो चुका है 55,000, खत्म। बस ऐसे ही फॉलो करना है आपको, यानी जितना भी आपका अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है उसके 2 अकाउंट बना लो, 2.5 लाख तक नॉन टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्सेबल। अब ये क्लोजिंग अगली बार बन जाएगा ओपनिंग, क्योंकि अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 275 पे भी मिलेगा और जो एक्स्ट्रा पैसे डाले जाएंगे उस पे भी मिलेगा। ऐसे ही होता है ना बैंक के अंदर पैसा। पॉइंट समझ आ रहा है? इसीलिए 2 अकाउंट बनेंगे, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल कहां तक रहने वाला है? 2.5 लाख तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉय ने अगर 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे पीएफ में, कितना एक्सेस किया उसने? 50,000। ये 50,000 टैक्सेबल है या इस 50,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है? अपना पैसा कभी टैक्सेबल नहीं होता, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। भाई मेरा पैसा है, मैं बैंक में डालूं, पीएफ में डालूं, शेयर खरीदूं, कार खरीदूं, घर खरीदूं, मेरा पैसा है, वो मेरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। याद रखना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी टैक्सेबल नहीं होता, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो अगर एम्प्लॉय ने आरपीएफ में 1 साल में 4 लाख रुपए डाले, टैक्सेबल अकाउंट में कितना जाएगा? 1.5 लाख। नॉन टैक्सेबल में 2.5 लाख। पर अब टैक्सेबल क्या होगा? 1.5 लाख या 1.5 लाख का इंटरेस्ट? 1.5 लाख का इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। ये मैंने यहां पे करा दिया आपको, और ये मैंने दे भी रखा है दोबारा अमेंडमेंट के अंदर, ये आपकी बुक में भी होगा पॉइंट वाला। तो ये देखो दे रखा है पूरा यहां पे। चलिए इससे बेटर आपकी बुक में है, अमेंडमेंट नोट से अच्छा आपकी बुक में डाल रखा है मैंने पॉइंट ये। अच्छा, एम्प्लॉय कितना डाल सकता है आरपीएफ के अंदर हर साल? 2.5 लाख। पर अगर उसका कोई बॉस नहीं है, अपना बिजनेस करता है, तो लिमिट डबल कर दी, 5 लाख। जैसे मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं आपको पढ़ाता हूं, या मेरी सीए प्रैक्टिस है, अपना बिजनेस है, एम्प्लॉयर तो है ही नहीं मेरा कोई, तो मैं सेविंग्स 2.5 लाख नहीं कर सकता आरपीएफ में, मैं 5 लाख की कर सकता हूं। मेरा बॉस भी डाल रहा है पैसे, मैं भी डाल रहा हूं पैसे, तो मेरी लिमिट 2.5 लाख की है। मेरा बॉस नहीं डाल रहा कुछ, तो मेरी लिमिट हो गई 5 लाख की। ये बात ध्यान रखना। पक्का क्लियर है ना तुमको? नेक्स्ट अमेंडमेंट सैलरी की, वो है आरएफए, याद है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। पहले बार वैसे कराता हूं। पहले क्या था सुनो, 2 तरह के एम्प्लॉय होते थे। मुझे देखो एक बार निष्ठा सामने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय। राहुल क्या कर रहा है सामने देखना भाई। हाँ, 2 एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो घर मिलता था उसमें हम देखते थे लाइसेंस फीस, काम खत्म। नॉन गवर्नमेंट को जो घर मिलता था, इसमें 2 केस थे, क्या घर एम्प्लॉयर का अपना है या वो घर किराए पे लाया है। अगर बॉस का अपना घर था हम देखते थे पॉपुलेशन। याद है पहले पॉपुलेशन क्या होती थी? 10 लाख तक, 10 से 25 लाख तक, 25 लाख से ज्यादा, और सैलरी का 7.5%, 10%, 15%। ये अगर बॉस किराए पे लाया हो घर तो पॉपुलेशन नहीं देखते थे, सीधा एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15%, व्हिच एवर इज लोअर। ये करते थे। होटल का लेते थे 24% 15 दिनों के बाद से। और अगर 2 घर आपको दे दिए बॉस ने रहने के लिए ट्रांसफर केस में, तो पहले 90 दिन तक एक घर, फिर दोनों घर। फर्नीचर बॉस का अपना है, उसका 10% जोड़ते थे। फर्नीचर बॉस किराए पे लाया है तो पूरा रेंट जोड़ते थे। और इन सब में से अगर एम्प्लॉय ने कुछ पैसा वापस कर दिया, वो माइनस कर देते थे। इतना याद है? सब भूल जाओ, अमेंडमेंट हो गई है, सब भूल जाओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेम है, लाइसेंस फीस, फर्नीचर सेम है, एक्चुअल कॉस्ट है तो 10%, रेंट पे है तो रेंट। बाकी सुनो अमेंडमेंट क्या हुई है। बुक ग्रीन पेन लायो, बुक में खोलो कॉन्सेप्ट आरएफए के, वहां चेंज करना है हमको। ये देखो नई अमेंडमेंट, पेज नंबर क्या बुक में मेरे? 29। मेरी बुक का 29 पेज नंबर। पहले सुनो अमेंडमेंट क्या हुई है। पहले पॉपुलेशन थी अप टू 10 लाख, 10 से 25, 25 से ज्यादा। और हां, वो पॉपुलेशन हम देखते थे 2001 के सेंसस से, यानी वो पॉपुलेशन कब थी? 2001 का सेंसस। अब जो बता रहा हूं ये 2011 का सेंसस है। पहले कॉपी में लिखो, दिस इज एज पर सेंसस ऑफ 2011। एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे, दिस इज एज पर सेंसस ऑफ 2011। दिस इज एज पर द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है? अगर जब मैं भूल जाओ सर ने कब का सेंसस बोला था, तो सिंपल, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी लास्ट टाइम। कब जीती वर्ल्ड कप इंडिया? 2011 में। तरीका याद करने का बस। क्या बोल रहा हूं? 12 में श्रीलंका जीती थी भाई।
T20 हुआ था भाई। वर्ल्ड कप, मैंने वर्ल्ड कप बोला तो उसने वनडे वर्ल्ड कप नहीं बोला। चलो लिख लिया। देखो अच्छा, हम पॉपुलेशन कब देखते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में नहीं। बॉस किराए पे लाया है? नहीं, जब बॉस का अपना होता था उसमें अमेंडमेंट है। 10 लाख हटके हो गया 15 लाख। सही कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। 10 हो गया कितना? 15 लाख। और यहां हो गया सैलरी का 5%। फिर 15 से लेके 40 लाख सैलरी का 7.5%, और 40 लाख से ऊपर सैलरी का 10%। यानी लिमिट क्या हो गई? 15, 40, मोर देन 40, 15, 40, मोर देन 40, 15, 40, मोर देन 40, और लिमिट क्या हो गई? 5, 7.5, 10। 15 नहीं है, 5, 7.5, 10। दोबारा 15, 40, मोर देन 40, 5, 7.5, 10। ऐसे याद कर लेना, ठीक है? तो कैसे? 15, 40, मोर देन 40, 5, 7.5, 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कर लोगे। पता है कहां फंसोगे? अगर बॉस किराए पे लेके आता है घर को, पहले हम क्या करते थे? एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और सैलरी का 15। अब कितना करना सैलरी का? 10। ये मेन चेंज है। आपको 15 की आदत लगी होगी, ये है मेन चेंज। 10%। अगर बुक में चेंज रखा है इसके ऊपर बॉक्स बना दे ताकि याद रहे। अगर बॉस घर किराए पे लेके आता है, हम पॉपुलेशन नहीं देखते, हम सीधा जितना बॉस ने किराए पे किया घर का वो या सैलरी का 10%, विच एवर इज लोअर, ये करते हैं। समझ आ गया अच्छे से? बाकी कुछ सेम है, ये बाकी कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है थोड़ी देर में आता हूं उसके ऊपर। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद, जल्दी से आ जाओ। प्रकाश डीएफ लिमिटेड में काम करता है। घर जहां पे दिया हुआ है उसकी पॉपुलेशन 18 लाख है। सैलरी कितने लेंगे सैलरी का? 5 की 7.5। लिमिट क्या है? 10, सॉरी 15, 40, मोर देन 40। ये 15 में तो नहीं है, ये 40 वाले के अंदर है, यानी सैलरी का 7.5%। तो 3,05,000, 3,15,000 का ये 1 मिनट, ये 7.5 होगा। 7.5 कितना होता है? 3,15,000 7.5%, 23,625। क्लियर? समझ आया? बॉस अगर यही घर किराए पे लाके देता तो कितना करते? रेंट या सैलरी का 10%। उस केस में पॉपुलेशन नहीं देखते। तो अगला ट्राई करोगे जल्दी से एक बार? ये लो, ये देख लो, बॉस घर को किराए पे लेके आया है। जल्दी ट्राई करो। सैलरी पता है ना आरएफए की क्या क्या आता है? बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑल टाइप्स, ऑल द अलाउंसेस, और लिव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर भी आता है। ट्राई करो एक बार जल्दी से। चलो बताना मुझे आरएफए में क्या क्या आएगा। बेसिक आएगा, डी आएगा, कमीशन भी आएगा, लिव इन कैश भी आएगा। ट्रैवलिंग कितना आएगा? 6 की 2 2। ट्रांसपोर्ट होता है फुली टैक्सेबल, ट्रैवलिंग कन्वेंस एग्जाम कैटेगरी के होते हैं। 6 मिला था, 4 खर्च हो गया, 2 रह गया, तो 2,000 आएगा। कितना हो गया? 25 इंटू 12 3 लाख, 10 इंटू 12 1,20,000, 50,000, 25,000 और 2,000 कितना हो गया? 4,97,000। इसका कितना लेंगे? 10%, जो कि हो गया 49,700। इसमें जोड़ दो पहले आप लोग फर्नीचर। 1.5 लाख का फर्नीचर दिया है,
इसका कितना लेंगे 10%, यानी कि 15,000 जोड़ो इसके अंदर, कितना हो गया ये 64,700। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 3,000 का रेंट मांगा हर साल हर महीने, यानी 36,000 का रेंट हो गया, माइनस करो उसमें 36,000, कितना बचता है 28,700, यही आ रहा है 28,700। किसको समझ नहीं आया प्लीज मुझसे पूछ लो यार, देखो शर्माओ मत कि सर रिविजन है दोबारा नहीं बताऊंगा, बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो क्या समझो लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, अब एग्जाम में करना चाहिए जाके। ये किसको नहीं आया, राहुल आपको आया समझ बेटा, या खैरा जी आया, आया रोहित आया आपको समझ, कुसु कुसु नहीं आया क्या बेटा आपका, आ गया आपका, तो पूजा लविका आकाश, बेटा इसका प्रेजेंटेशन ध्यान रखना ठीक है, आपकी बुक में प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट ये इंपॉर्टेंट चैलेंज है, कैलसी में निकाल दोगे, ऐसे प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो घर जाके प्लीज जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्मेट में कर लेना एक बार, तो क्या वो करने आ जाए, अमेंडमेंट कम से कम 30% आती है एग्जाम में यार, और अमेंडमेंट काफी हुई देख रहे हो आप। चलो ये हो गया ना, एक क्वेश्चन और देना चाहता हूँ मैं आपको, ट्राई करने के लिए, देखते कर पाते हो क्या। तो थोड़ा बाद में करेंगे इसको, आगे चलते हैं। अभी ये क्लियर है मैम आपको अमेंडमेंट। अभी तक हम क्या करते आए थे, हम हर साल ऐसे निकालते थे, हर साल जो आपकी सैलरी होती थी उसका या तो 5% या 7.5% या 10% लेते थे, और अगर रेंट पे घर लेके आया था तो हम रेंट को कंपेयर करते थे सैलरी के 10% से, हर साल ऐसे होता था। क्या किसी भी क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर के घर की वैल्यू दे रखी होती थी, लास्ट ईयर की सैलरी दी होती थी? नहीं, बस करंट ईयर डेटा होता था करंट ईयर का, हम कर लेते थे सॉल्व। पर अब ना गवर्नमेंट को एक बात समझ आई और बहुत दिमाग लगा यहाँ पे निर्मला आंटी ने, सुनो दिमाग सुनो पहले, नहीं सीरियसली बोल रहा हूं, पहले आपको बताता हूं दिक्कत क्या हो रही थी, देखना दिक्कत समझोगे तो आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट। अरे यार क्या हो रहा है, कौन है ये जिक्स, ये जिक्स का घर है, ठीक है। कौन एम्प्लॉयर कौन एम्प्लॉय, हर्षिता एम्प्लॉयर, जिग्स एम्प्लॉय, वो गुस्से में ये खुश, ऐसे ही रहता है ना, यहां भी ऐसे होता है, मैं कितना खुश हूं यहाँ पे देखो। अब देखो प्रीवियस ईयर 22-23, करेंट ईयर लास्ट प्रीवियस ईयर है, लास्ट प्रीवियस ईयर, जिग्स की सैलरी आरएफए वाली सैलरी मान लो थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। घर मिला हुआ है मैडम को दिल्ली में, जॉब भी करती है मैडम दिल्ली में। अच्छा हाँ ये तो पूछना ही भूल गया, जॉब करते हो गुड़गांव में, घर मिला है दिल्ली में, किसकी देखनी पॉपुलेशन, घर वाले घर की, जहां घर मिला है आपको, ठीक है ठीक है। इतना ही केस है, मैडम की सैलरी कितनी आरएफए वाली 10 लाख, घर का मिला हुआ है दिल्ली में, दिल्ली की पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख, तो मैडम की सैलरी में आरएफए कितना जुड़ा होगा, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, और ग्रॉस सैलरी हो गई होगी मैडम की कितनी 11 लाख। कोई दिक्कत है किसी को, यहां पे सब साथ में है ना। अब हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 23-24, एक दिन जिग्स रास्ते से जा रही थी, भेल पूड़ी खा रही थी, एकदम से देख रही है ट्रक आया, यहां से एक चश्मे वाला जा रहा था रोड पे, पतला सा इंसान हाँ, ट्रक वाले ने उड़ा दिया बेचारा, मैंने नाम भी नहीं लिया, देख
कितना पीछे पड़ी है मारने के। देखो देखो, मान लो कुशाल गया, और जिग्स ने अपनी बॉस हर्षिता को बोला ट्रक मैं चला रही थी। हर्षिता खुश, कंपटीशन चला गया मेरा। तो उसने कहा ठीक है, आज से तेरी सैलरी 50 लाख रुपए, जा। कितनी सैलरी हो गई? 50 लाख। खुश मैडम, 50 सैलरी कर दी मेरी, कहां 10 थी, कहां 50 हो गई। अब सुनो, बॉस कौन है अभी भी? एम्प्लॉय कौन है अभी भी? जिग्स। घर कहां है अभी भी? दिल्ली में। वही घर, वही एम्प्लॉयर, वही एम्प्लॉय। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साल में क्या हुआ? वही घर, वही एम्प्लॉयर, वही एम्प्लॉय, सब सेम है। पर अब क्योंकि दिल्ली में घर है, हम लेते सैलरी का कितना? 10%। आरएफए हो गया 50 लाख का 10% इज इक्वल टू 5 लाख, और ग्रॉस सैलरी बन गई 55 लाख। समझ नहीं आ रहा इसको हुआ क्या मेरे साथ? ये कह रही वही बॉस, वही मैं, वही घर, सब कुछ वही, एकदम से इतना कैसे बढ़ गया? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉजिकल नहीं था ना यार। सैलरी के बेस पे घर की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो यार आप लोग? नहीं था ना लॉजिकल। पर रास्ता कैसा हो रहा था? किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने सोचा नहीं इस एंगल से कभी भी, क्योंकि हमेशा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हमारे प्रीवियस ईयर का, हमने लास्ट से कभी कंपेयर ही नहीं किया। ये सैलरी अगर कम हो जाती तो हम कम भी कर देते वैल्यू हम लोग तो, है ना। तो जबकि हम सैलरी कभी कम नहीं होती भाई, सैलरी बढ़ती ही है। आज तक कभी रेयर ही होगा कभी कम होगी किसी की। कौन कम सैलरी कराता है भाई? हाँ, खैर दिक्कत ही ना यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, निर्मला आंटी सोल्यूशन लेके आई इसका। निर्मला आंटी ने बोला तुम्हें कैपिटल गेन पढ़ा है? बताओ भाई, पढ़ा है कैपिटल गेन? सर ने कुछ इंडेक्सेशन टेबल कराई थी। क्या होता है इंडेक्सेशन टेबल? इन्फ्लेशन कवर करते हैं। तो आंटी आपसे बोल रही है 1 मिनट के लिए सैलरी छोड़ दो, 1 मिनट के लिए ये मानो ये घर लॉन्ग टर्म है। क्या ये घर लॉन्ग टर्म? जितने का लास्ट ईयर तुम्हारे सैलरी में जोड़ा था ना, वो मान लो घर की कॉस्ट है। लास्ट ईयर कितना जोड़ा था आप लोगों ने? सॉरी, जोड़ा था आपने लास्ट ईयर 1 लाख जोड़ा था। किस साल की बात है वो? प्रीवियस ईयर 22-23। 22-23 का सीआईआई क्या था? 331। नीचे लिखते हैं ना उस साल का। करंट ईयर का क्या है? 348। बताओ कितना आ रहा है वैल्यू में? 1,136 ये आया। तो इस साल आपके घर की वैल्यू पता है कितनी बनेगी? सैलरी का 10% और 1,036 विच एवर इज लोअर। ये फायदा दिया आंटी ने आपको। दिमाग तो अच्छा लगा आंटी ने भाई कि इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे बढ़ा सकते हो वैल्यू यार आप, यानी विच एवर इज लोअर। कैसे किया? जितना लास्ट ईयर का था या उससे जब जब मुझे घर मिला था उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय उस साल का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे साल का इंडेक्स। समझ आया? दोबारा, जितने का घर में वैल्यू में जोड़ा वो डिवाइड बाय उस साल का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे साल का इंडेक्स। पर ऐसे नहीं करना एग्जाम में। पूछो क्यों? मैंने एग्जांपल कौन सा प्रीवियस ईयर ले रखा है? अमेंडमेंट कब आई है? 23-24 में। यानी हमारे साथ दिक्कत नहीं होगी कोई हमको, हमारे साथ तो काम करना ही नहीं है ना हमको। क्योंकि हमें क्या मतलब लास्ट ईयर से भाई साहब? क्योंकि हमारा तो पहला साल है अमेंडमेंट वाला। नेक्स्ट ईयर से दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। और मैंने एग्जांपल नेक्स्ट ईयर का क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे इस साल की वैल्यू पता है। अब मान लो से भूल जाओ, उस केस को भूल जाओ। कितनी वैल्यू मैं साल कर की? 5 लाख डिवाइड बाय कर दूंगा 348, मल्टीप्लाई के अगले साल का इंडेक्स ही नहीं आया, मैं कहां से करूं? इसलिए मैंने एग्जांपल लास्ट ईयर समझाने के लिए लिया। पर आप लास्ट एग्जांपल नहीं लोगे क्योंकि अमेंडमेंट इस साल से आई है, यानी इसका इफेक्ट कब होगा? अगले साल से। तो आज क्यों बता दिया सर? काम आ जाएगा आर्टिकलशिप में तुमको, वरना सोचोगे सर ने बताया नहीं क्या कॉन्सेप्ट आ गया ये। इसलिए पॉइंट समझ आ गया आपको? ये नंबर तो नहीं देंगे पर पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर कैसे निकालोगे आप लोग। तो नेक्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे? इस साल का इंडेक्स वैल्यू और सैलरी का 10% एवरेज लो। पक्का समझ आ गया? इसको लिख लो बेटा कहीं पे यार। पर इसके आगे लिख लेना, बट ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना क्योंकि लास्ट ईयर अमेंडमेंट नहीं आई थी। बट ये नहीं करना,
बिकॉज ये अमेंडमेंट खाली इस साल आई है, इस साल से आई है। अच्छी करी अमेंडमेंट आंटी ने, पहले वहां करी अनएब्जॉर्ब की डेप्रिसिएशन की अमेंडमेंट। देखो आंटी ने फायदा किया आपका इस बार, अनएब्जॉर्ब्ड मना किया तो बोला ब्लॉक में ऐड कर लो, यहां पे टैक्स ज्यादा बन जाता कम करा दिया। इलेक्शन ईयर है भाई, वैसे इस साल नहीं हुई अमेंडमेंट, 2023 में हुई थी बजट में, पर इंप्लीकेशन आपके एग्जाम पे अब आ रहा है। तो फिर कब जा रहे हो भेलपूरी खाने ट्रक के सामने? ये नहीं कह रहे पहले सैलरी दे दे, वो उसे उड़ा दो बेचारे को तुम लोग यार। खुशहाल तो भाई हवन करा रहे घर पे, बता रहा हूं तेरे को मैं। रक्षक क्लियर हो गया? निहाल क्यों नहीं आया बेटा आज? यादव जी, कोमल जी और वो अंकल जी। कुशाल तेरे दोनों दोस्त नहीं आए यार आज, ना बासु आया ना यशपाल आया, एनी आइडिया? अच्छा, और यासु? हितेश भी नहीं आया यार आज। क्या हो गया रितिका? हाँ वो वाला, हाँ जी वो वाला 105 आ गया बेटा, 105 वो नहीं जोड़ेंगे 5 लाख, हमने जो 5 लाख निकाला था ना वो नहीं जोड़ेंगे हम, अब आरएफए वाले जोड़ेंगे 105,036, तो मेरी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 51,05,036। आपको दोस्त भी नहीं है मैडम स्वयं? नोट कर लिया? आरएफए क्वेश्चन आएगा इस बार। करंट ईयर क्या आया तो कल ही रेट से याद करने हैं। रेट क्या क्या है? 15 लाख तक, 40 लाख तक, मोर देन 40, 5, 7.5, 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेंट पे अगर लाया तो एक्चुअल एंड बाय द एम्प्लॉयर और सैलरी का 10%, विच एवर इज लो। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ होटल में क्या होता है? होटल में कितना रहता है सैलरी का हम लोग? 24%। होटल क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया था, पर इस बार दिसंबर में सीएमए के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, सीएमए के पुराने मॉड्यूल पुराने कोर्स में, तो चांस है सीए वाले डाल सकते हैं उसको। तो या सीए तो नहीं डालेगा, मन में डाल देगा। आप लोग सीएमए वाले बच्चों कर लेना होटल क्वेश्चन, होटल वाले क्वेश्चन को। होटल वाला आज तक नहीं पूछा, इस बार डाला एग्जाम में। तो अगर दिसंबर 2023 में ओल्ड कोर्स में आया है तो जून 24 में न्यू कोर्स में आ सकता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीट। तो प्लीज वेबसाइट पे जाओ, सोल्यूशन देख लो उसका, चांस है आने का। डन ये पढ़ो अभी, ये हमने सॉल्व किया है ना, अब पढ़ो पैराग्राफ, अब समझ आएगा आपको क्या लिखा है, पढ़ो। वही है, अब बिना एग्जाम्पल के समझ आता क्या लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, पर ये कंडीशन कब लगाना? जब एम्प्लॉयर भी वही, एम्प्लॉय भी वही, घर भी वही। अगर बॉस चेंज हो गया तो नहीं लगेगा रूल, ये घर बदल गया नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब बॉस भी वही, एम्प्लॉय भी वही, घर भी वही। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो सैलरी अमेंडमेंट्स खत्म। आपका होमवर्क है बच्चे, आज का जो क्वेश्चन आज कराए थे फॉर्मेट में कर लेना, और घर से रिवाइज करके आओगे आप पीजीपीपी। पीजीपी अमेंडमेंट कहाँ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, एक बार देख लो, ताकि इन सेक्शन को अच्छे से कर लेना 37 में। और बताऊं मजे की बात, हम पीजीपी अमेंडमेंट सारी कवर कर चुके हैं क्लास में, हमने सारी कवर कर रखी है। आओगे तो जल्दी आपके रिवाइज हो जाएगा एक बार, बस ये 37 में अमेंडमेंट है,
43B में, ये 43B मैंने नहीं कराई अमेंडमेंट आपको, हाँ ये करानी है मैंने आपको अमेंडमेंट, 43B की नहीं कराई है मैंने, आपको कराऊंगा ये। उसके बाद 44AB ऑलरेडी याद है, करा चुका हूं कि 1 करोड़ तक होता है, 1 करोड़ से बहुत टैक्स होता है, टैक्स और रेट पर लिमिट 10 करोड़ तक हो सकती है अगर 5% वाला पॉइंट है कैश पेमेंट्स वाला। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं आया? हाँ सेम थी अमेंडमेंट 44AD में, 2 करोड़ तक नहीं होता, 2 करोड़ तक जा सकते हो एडी के अंदर, पर आपके पास से 3 तक जाने का भी ऑप्शन है आपके पास। और सेम जो 50 लाख की लिमिट थी एडी वाली, हो गई है 75 लाख की अगर कंडीशन पूरी करोगे तो। हम कल करेंगे अच्छे से, हमने मैंने बैच में कराई है आपको सारी अमेंडमेंट्स, ये दोबारा कर लेंगे एक बार। और 35D में तो बेकार अमेंडमेंट है एक, यहाँ पे है, कल खत्म करेंगे हम लोग सारी अमेंडमेंट्स वाली। कल क्लास 1:30 होगी आपकी, बाकी मैं बता दूं शेड्यूल आपको। अब हम करते हैं आगे रिवाइज अपना पीजीबीपी जब मैंने छोड़ा था, ठीक है? चलो बाय वीडियो वालों।